2019 का जो चुनाव है, आप लोग जैसे जानते हैं कि दोनों पार्टियां बीजेपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे के एक साथ, जो भी पूरा शिवसेना एक साथ था, शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे का शिवसेना एक ही साथ था, एक शिवसेना था। उन लोगों ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा और उस चुनाव में इन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन उसके बाद जो उसके पहले बताए जाते घटना, ये बताया जाता है कि शायद अब इसमें कोई पॉलिटिक्स हुआ था, कि पहले से ही तैयारी हुआ था कि दोनों आदमी की राहें बताती है कि अलग हो जाएंगी। ऐसा बताया जाता है, कई लोग बोलते हैं कि शरद पवार से पहले ही अंदर खाने उद्धव ठाकरे की बातचीत हो गई थी चुनाव के पहले, और उसके बाद से मतलब एक दूसरे को हराने का प्रयास भी किया गया बीजेपी और शिवसेना का। लेकिन वो सच्चाई क्या है, वो सब अलग बात है। लेकिन जो भी हो, 2019 के चुनाव दोनों आदमी मिलकर साथ लड़े और उसमें उनकी बहुमत की, मतलब उनके जो गठबंधन था उनको जीत मिला। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद जो घटनाएं तीव्र बदलने लगी। जो बीजेपी 115 सीट जीती और मेरे ख्याल से जो शिवसेना थी 55-56 सीट जीती थी, मतलब दूसरी बड़ी पार्टी थी। लेकिन उसके बाद एक आया कि भाई, हमारी ये बात हुई थी चुनाव के पहले कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, जबकि जितने भी प्रचार हुए, अमित शाह ने भी बोला कि जितने भी प्रचार हुए वो इसी के तहत प्रचार हुए कि जो देवेंद्र फडणवीस होंगे वो अगले मुख्यमंत्री होंगे। और जब उद्धव ठाकरे उस मंच पे बैठे तब भी ये बोला गया, तो उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। लेकिन जो भी हो, बाद में सिनारियो बदला और उसके बाद इनके राहें अलग हो गई और वो महागाड़ी गठबंधन बनाया, वहाँ उसके साथ उन्होंने मुख्यमंत्री रहे। लेकिन सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं, उसके बाद फिर शिवसेना दो फाड़ हुई और शिंदे साहब बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब की सरकार बन गई। उसके बाद एनसीपी भी आ गई। तो ये गठबंधन चलता रहा, लेकिन ये घटनाक्रम चलता रहा। लेकिन उसके बाद 2024 का चुनाव आया। अब 2024, चूंकि इसके पहले जो शिवसेना थी, वो लोग जो आप बोलते कि 18 से 19 सीट, जहाँ तक मुझे याद है, वो उन्होंने इलेक्शन में जीते थे, जो 2019 का लोकसभा का चुनाव था, और बीजेपी 23 सीट जीती थी मेरे ख्याल से। तो दोनों गठबंधन मिलाकर ज़्यादातर सीटों पे वो लोग जीत हासिल किए थे। लेकिन 2024 के चुनाव में जब दोनों अलग हो गए तो बीजेपी को सफलता हासिल नहीं, बोल सकते हैं कि बीजेपी को डेंट पड़ा। मतलब जो बीजेपी 23 सीट पे थी वो 9 सीट पे आ गई। लेकिन उद्धव ठाकरे की भी जो शिवसेना थी वो भी 9 पे आके सिमट गई। दोनों को घाटा हुआ। परफॉर्मेंस के अगर हिसाब से देखा जाए तो शिंदे साहब का परफॉर्मेंस, शिवसेना के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस जो है वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा बेटर था। और ये भी बताया जाता है कि जब आप आकलन करके निकालेंगे, जो शिवसेना का कोर वोटर है उसमें 14 से 15% वोट जो है शिवसेना शिंदे साहब के साथ गया, और केवल 4 से 5% जो कोर वोटर है शिवसेना का वो गया उद्धव ठाकरे के शिवसेना से। लेकिन चूंकि मुस्लिम वोट्स हो गए और जो कांग्रेस का और एनसीपी का कैडर वोट है, जो कोर वोट है, वो उनके साथ शिफ्ट हुए और उसके बाद उद्धव ठाकरे को ये 9 सीट जीते। आपने देखा होगा कि अभी उद्धव ठाकरे के घर के बाहर मुस्लिम मतदाता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई, आपने हमसे जो बोला उसके हिसाब से आपने काम नहीं किया, हमने आपको वोट दिया। तो ये आपको मेरी बातों का मैं जो बोल रहा हूँ कि शिवसेना का कोर वोट उद्धव ठाकरे के साथ नहीं गया, उनकी जीत का कारण कांग्रेस, एनसीपी और मुस्लिम मतदाताओं का श्रेय है। तो ये आपको इस बात का इंगित करता है कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। अब हम आते हैं कि आखिर 2024 के चुनाव परिणाम के बाद बदलाव ये हुआ कि शिवसेना कमज़ोर हुई उद्धव ठाकरे की, और कांग्रेस और एनसीपी अगर परफॉर्मेंस की दिशा में देखा जाए तो मजबूत हुई। लेकिन वोट परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो वोट परसेंट में अगर देखा जाए तो बीजेपी के वोट परसेंट में कोई गिरावट नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से 27% का वोट शेयर था उनका, उसी के आसपास है। और कांग्रेस के वोट शेयर में केवल आप बोल सकते हैं 1% का इजाफा हुआ। और अगर एनसीपी का वोट शेयर देखें तो उनका गिरा हुआ है। लेकिन उनका परफॉर्मेंस अगर सीट के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी बेहतर है। तो ये एक अलग ही, अगर सेफोलॉजिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो अलग बात हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे सीट के हिसाब से देखेंगे, तो सीट के हिसाब से देखा जाए और अगर वो देखेंगे सीट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यहाँ पे
जो एक नंबर में प्रदर्शन देखा जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, 1 से 13 पे चले गए। उसके बाद एनसीपी का रहा है, उसके बाद शिवसेना जो शिंदे साहब का रहा है, और उसके बाद जो हारे हुए में देखेंगे तो बीजेपी हो और उद्धव ठाकरे का शिवसेना, ये दोनों लोग हारे हुए स्थिति में हैं सीट के हिसाब से। तो जब आप 2024 में जब लोकसभा का चुनाव में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गाड़ी में चल रहा था, उस समय उद्धव ठाकरे मजबूत स्थिति में थे। उस समय वो बार्गेनिंग की स्थिति में थे, क्योंकि उनके पास 2019 के चुनाव का, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे असेंबली चुनाव का है, उनके पास परफॉर्मेंस का अपना रिकॉर्ड था कि मैंने इतना सीट जीता है। लेकिन अब जब असेंबली के चुनाव में वो जा रहे हैं तो लोकसभा चुनाव के 2024 का परिणाम उनके सामने है, जिसमें उनका परिणाम बहुत ही निराशाजनक है। तो जो अब पहले 110 और 123-24 पे चुनाव दोनों एनसीपी और कांग्रेस लड़े थे, तो अब जो उन्होंने 2024 के लोकसभा के चुनाव में जो उनको सीट शेयरिंग दिया था, जो सीट का जो दिया था, परसेंटेज दिया था, वो अब नहीं होगा, क्योंकि दोनों का परफॉर्मेंस बेटर है और दोनों ये कभी नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे उनको लीड करें। और बस अब परेशानी यहीं से उत्पन्न होती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का अब बोल सकते हैं ना कि मरने जीने का सवाल है, क्योंकि बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। अब कई बार आता है कि बीजेपी से उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन बीजेपी उनको अपने साथ लेने को तैयार नहीं है। अब ये सब खबरें हैं, कितना सच है कितना सही है, क्योंकि इससे देवेंद्र फडणवीस ने भी स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, अब हम वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो ये सब वही लोग जानते हैं, लेकिन अभी जो दिख रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे वो जानते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, तो अब वो उनके लिए एक ही है कि अगर सीएम का कैंडिडेट नहीं बनेंगे तो उनके हाथ से पूरी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स चली जाएगी। और इसी दरमियान एक और घटना चल रहा है कि उनके कुछ शिवसेना के उद्धव ठाकरे के हैं गुरूट के लोग, उन्होंने राज ठाकरे के गाड़ी के ऊपर पथराव किया था, जैसे सुपारी का अटैक हुआ था वैसे। उसका जवाब मनसे के लोगों ने यहीं पे दिया, उद्धव ठाकरे के गाड़ी पे गोबर फेंक के, और सामने से एक्सेप्ट भी किया उन्होंने कि हमने किया हुआ है मनसे वाला। तो ये उद्धव ठाकरे आज के टाइम में बोल सकते हैं कि कई मोर्चे पर लड़ रहे हैं। एक तो अपने अस्तित्व का खतरा है कि उनका ग्राफ जो है वोट बैंक हो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। दूसरा उनका अस्तित्व का खतरा ये है कि अब आज के टाइम में कांग्रेस और जो एनसीपी का महागाड़ी गठबंधन है, वो उनको वो तवज्जो या वो सीट शेयरिंग नहीं देगी जो कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में पा चुके हैं। उसके अलावा एक और चीज़ है कि बीजेपी अब वो जान चुकी है कि भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में क्यों की हार हुई थी, तो वो एग्रेसिव तरीके से चुनाव में लड़ेंगे। तो ये सब सारे मुद्दे उनके सामने हैं और उनके पास रास्ते बहुत ही बोल सकते ऑप्शन बहुत कम है, जिसकी वजह से वो भाग के दिल्ली गए। क्योंकि पहले आपने देखा होगा शरद पवार को लेकर जाते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि वो दिल्ली गए और सबसे मिले और डायरेक्ट रिलेशन बनाने का, और डायरेक्ट वो चाहते हैं कि उनके नाम को एज ए मुख्यमंत्री आगे किया जाए। उसका वजह यह है कि कहीं नहीं ये खबर आ रही है कि जो एनसीपी है वो सुप्रिया सुले जो शरद पवार अपनी बेटी को आगे करना चाहते हैं। तो अगर आप शरद पवार के साथ वो मिलकर अगर ये करना चाहें कि मुझे लोग मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लें, तो ये उनको पता है कि आज शरद पवार अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि चर्चाएं हैं। तो उनके नाम पे कभी भी वो उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, और कांग्रेस के जो उनके लिए हमेशा वो फील्डिंग करते थे वो नहीं करेंगे। तो अब उद्धव ठाकरे के पास एक ही ऑप्शन था कि डायरेक्ट उनको दिल्ली से लिंक बनाना पड़े। जो उद्धव ठाकरे या मातोश्री आज तक दिल्ली के कभी भी किसी के पास गए नहीं मिलने के लिए, सबको मातोश्री पे आना पड़ता था मिलने के लिए। समय का ऐसा मुकाम है कि उनको खुद दिल्ली जाना पड़ रहा है, और दिल्ली जाना नहीं पड़ रहा है। मैंने तो ऐसे खबर आई कि 3 दिन तक वो लोगों से मिलने के लिए, ऐसा बोला कि कांग्रेस पार्टी में तो उनकी मुलाकात भी पहले नहीं हुई। पहले उनको बोला गया कि खड़गे साहब से जाके मिलिए, उसके बाद सोनिया और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। तो कहने का मतलब कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात भी पहले नहीं फिक्स हुआ, मैं उनको मिलने का मौका भी नहीं मिल पाया। तो आज जो उद्धव ठाकरे जो अपने शर्तों पे उनके शर्तों पे उनके पास लोग मातोश्री मिलने आते थे, आज वो लोगों के घर घर जा रहे हैं। देखिए, नेता का घर घर जाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन चूंकि
ठाकरे फैमिली एक ऐसी वर्चस्व वाली फैमिली थी कि आप वहाँ पे राष्ट्रपति तक उनके घर आते थे उनसे मिलने के लिए। तो इस तरह का उनका एक दबदबा था, उनका वर्चस्व था। आडवाणी जी हो गए, अटल जी हो गए, सारे उनके घर आते थे मिलने के लिए। आज वो बात चेंज हो गई, आज उनको जाना पड़ रहा है। आप समझिए दिल्ली दिग्विजय सिंह एक टाइम में उनका बहुत विरोध किए, जब वो उत्तर भारतीयों का झगड़ा हुआ था, बातचीत हुआ था, तब उन्होंने उसका बहुत विरोध किया था। ठाकरे फैमिली पर काफ़ी गंभीर आरोप और हमला किया था। लेकिन क्या मजबूरी है कि आज उसी दिग्विजय सिंह को जो बहुत उस समय ये मतलब गंदे गंदे कटाक्ष किए थे, आज उनसे मिलने जाना पड़ा। तो एक और मुद्दा चल रहा है कि संजय निरुपम बोल रहे हैं कि गुप्ता बंधु से, मतलब जो कि आपको पता ही होगा, जितने लोग जानते होंगे, उनका बहुत बड़ा स्कैम है, उनको पुलिस और मतलब उनके ऊपर जांच चल रहा है काफ़ी घोटाले का। उनके साथ भी उनकी मीटिंग हो रही है जो कि संजय राउत के घर पे हुआ। ये एक अलग मुद्दा चल रहा है। तो देखा जाए तो उद्धव ठाकरे चारों तरफ से घिर चुके हैं। और अगर जो मुझे जहाँ तक अंदाजा है कि कांग्रेस भी अब उद्धव ठाकरे को लीड करने का मौका नहीं देगी, तो अब उद्धव ठाकरे के पास ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। इसलिए बहुत ही जल्दी में है, बहुत ही मतलब बोलते थे पैनिक मूड में है। अब पूरा पॉलिटिक्स उनका 2024 अभी जो असेंबली इलेक्शन होगा उसके ऊपर उनका डिपेंड करता है। और मेरे को जहाँ लगता है कि इस बार उनका परफॉर्मेंस असेंबली इलेक्शन में और गिरने वाला है। तो आगे का जो दिन है उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनको बीजेपी को साथ नहीं छोड़ना चाहिए, जो भी वजह है। लेकिन आज वो पछता रहे होंगे। उनका जो मुझे लगता है कि उनका जो एक्शन है वो बहुत उस समय का निर्णय हो जो भी है वो गलत रहा, और अब बहुत आगे निकल चुके हैं जहाँ से वापस आना उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन राजनीति का क्या कहना है, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।